हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमलगमेशन। एमलगमेशन इज अ बिग कंसेप्ट, तो इसलिए इसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले गाइस प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो कमेंट डाउन डू यू लाइक द वीडियो और नॉट, और एनी सजेशंस ऑल्सो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट। एमलगमेशन होता क्या है? एमलगमेशन का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज जो होती हैं बंद हो जाती हैं, या फिर कोई एक नई कंपनी एक पहले से काम कर रही कंपनी को टेक ओवर कर लेते हैं। ठीक है, एमलगमेशन मींस टेकिंग ओवर ऑफ 2 और मोर कंपनीज बाय अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। की एक नई कंपनी जो है पहले से बन रहे हमारे 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज को टेक ओवर कर लेती है। कंपनीज जिसका बिजनेस होता है ना, इन बंद हो जाता है, वाउंड अप हो जाता है, और एक नई कंपनी चालू हो जाती है। सो एमलगमेशन क्या होता है? एक नई कंपनी बंद हो जाती है पहले से चल रही कंपनी को वाउंड अप करके। लेकिन अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो यहाँ पर हमारी कंपनी जो है वाउंड अप नहीं होगी, बस हाँ उनको एक नया नाम मिल जाएगा। सो सेक्शन 2(1)(b) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एमलगमेशन के मतलब दे रखे हैं यहाँ पर 2 चीजें हैं कि एक तो होता है कि 2 और 2 से ज्यादा कंपनी मर्ज हो रही है पहले से चल रही कंपनी में। ठीक है, लाइक वोडाफोन और आइडिया मर्ज होकर के वीआई बना लिया उन्होंने। और एक होता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा कंपनी मर्ज हो रही है और एक नई कंपनी बना लेते हैं। अब सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, तो वोडाफोन और आइडिया दोनों ही मर्ज हो जाते हैं, बट नाम जो है ना बिल्कुल नया दे देते हैं। सपोज उन्होंने कोई बिल्कुल ही नया नाम दे दिया जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो भी अमेलगमेशन कहलाएगा। यहाँ पर जो कंपनी मर्ज हो रही है वो अमेलगमेटिंग कंपनी कहलाएगी, और जो कंपनी बन रही है, फिर चाहे वो नई है या पुरानी है, उससे हमें मतलब नहीं है, वो अमेलगमेटेड कहलाएगी। ठीक है, सो फोकस अमेलगमेटिंग एंड अमेलगमेटेड। तो अब अमेलगमेशन वैलिड है या नहीं, इनकम टैक्स के पर्पस से यहाँ पे 3 केस गिवन है। तो पहला केस क्या कहता है कि अमेलगमेशन तभी वैलिड होगी जब सारी प्रॉपर्टी अमेलगमेटिंग कंपनी की अमेलगमेशन की तारीख के तुरंत बाद अमेलगमेटेड कंपनी की हो जाएगी। ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ अमेलगमेटिंग कंपनी इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ अमेलगमेशन बिकम्स ऑफ अमेलगमेटेड कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सारी लायबिलिटी अमेलगमेटिंग कंपनी की इमीडिएटली अमेलगमेशन से पहले अमेलगमेटेड कंपनी की हो जाएंगी। ठीक है, ऑल द लायबिलिटीज बिकम ऑफ अमेलगमेटेड कंपनी। नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स जिनके पास 75% या 75% से ज्यादा शेयर्स हैं अमेलगमेटिंग कंपनी के, वो सारे के सारे अमेलगमेटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। ये 3 केसेस अगर फुलफिल हो रहे हैं तो अमेलगमेशन है, एल्स अमेलगमेशन इनवैलिड होगी। तो किस केसेस में अमेलगमेशन नहीं है उसके भी यहाँ पर 2 पॉइंट है। सबसे पहला, जब प्रॉपर्टी जो है कंपनी की किसी दूसरे कंपनी को दी गई है खरीदने के तौर पर। ठीक है, ए ने बी की प्रॉपर्टी खरीद ली, बट प्रॉपर पैसा दिया उसको उस प्रॉपर्टी के बदले, तो वो अमेलगमेशन नहीं माना जाएगा भाई। नेक्स्ट पॉइंट, जब लिक्विडेशन के टाइम पर किसी को पेमेंट के तौर पर कोई एसेट मिली है, कोई प्रॉपर्टी मिली है, कोई प्लांट एंड मशीनरी मिली है, तो वो अमेलगमेशन नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ये तो थे वैलिड इनवैलिड के पॉइंट्स। अब हम आ जाते हैं कि अमेलगमेशन से फायदा किस किस को होता है। अमेलगमेटिंग कंपनी को भी होता है, अमेलगमेटेड कंपनी को भी होता है, और शेयर होल्डर्स को भी होता है। तो तीनों को क्या क्या फायदे होते हैं ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, अमेलगमेटिंग कंपनी को क्या फायदा होता है? अमेलगमेटिंग को 4 तरह के फायदा होते हैं। सबसे पहला, एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स। देखो, कैपिटल गेन वो अपनी जो एसेट्स हैं वो देंगे दूसरी कंपनी को, तो उसमें कुछ ना कुछ फायदा भी होता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अमेलगमेटेड कंपनी को जो भी एसेट्स मिल रही है उस पर फायदा भी होता है। भाई, हमें फ्री फंड में किसी की एसेट मिल रही है तो उस पर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा अगर वो इंडियन कंपनी है तो। नेक्स्ट आता है टैक्स कंसेशन टू फॉरेन कंपनी। अगर कोई भी फॉरेन कंपनी को इंडियन कंपनी के शेयर्स मिलते हैं अमेलगमेशन की वजह से, तो उस पे उसको कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं देनी पड़ेगी, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये कब फुलफिल होगा? जब 25% शेयर होल्डर्स अमेलगमेटिंग कंपनी के कंटिन्यू करते हैं एज अ शेयर होल्डर ऑफ अमेलगमेटेड कंपनी। ठीक है, और वो जो ट्रांसफर है ना वो किसी भी तरीके से कैपिटल गेन अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। ये केस था। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी ऑन ट्रांसफर ऑफ लाइसेंस टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। जो ये राइट होते हैं ना लाइसेंसिंग के या टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के, इनके ऊपर टैक्स देना पड़ता है जब भी हमें मिलता है, लेकिन यहाँ पर ना देने पे ना लेने पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। किस किस केसेस में? जब हम राइट टू यूज स्पेक्ट्रम फॉर टेलीकम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम का राइट दे रहे हैं अंडर सेक्शन 35 ABA,
या फिर हम लाइसेंस दे रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए अंडर सेक्शन 35 ABB, या फिर हम लाइसेंस दे रहे हैं प्रोस्पेक्ट करने का, या फिर एक्सट्रैक्शन मतलब जमीन से निकालने का पेट्रोलियम में नेचुरल गैस को अंडर सेक्शन 42। तो इन तीनों केसेस में अमेलगमेटिंग कंपनी को कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं देनी होगी, टैक्स नहीं देना होगा। फोर्थ पॉइंट आता है लास्ट पॉइंट, इफ प्लांट और मशीनरी इज ट्रांसफर्ड, अगर एमलगमेशन की वजह से कोई भी डिडक्शन जो है प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 32 AD में मिलनी थी एमलगमेटिंग कंपनी को, एमलगमेशन के बाद भी मिल जाएगी, वो डिडक्शन विड्रॉ नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं एमलगमेटेड कंपनी को क्या फायदा होता है। उन्हें बहुत सारे फायदे होते हैं। क्या फायदे होते हैं? टैक्स इंसेंटिव्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर टैक्स के तौर पर, वैसे कोई पर्सनल फायदा की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। अगर कंपनी को अमेलगमेशन से पहले कोई डिडक्शन क्लेम करना था कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च के लिए, बट उससे पहले ही वो अमेलगमेट हो गई, तो अमेलगमेटेड कंपनी को राइट दिया जाता है कि वो अमेलगमेशन के बाद भी पूरी की पूरी डिडक्शन को क्लेम कर सकती है। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं, जैसे कि सपोज साइंटिफिक रिसर्च में 5 साल के लिए डिडक्शन मिलती है। अब 3 साल ही हमने डिडक्शन क्लेम करी थी, चौथे साल में जो है अमेलगमेशन हो गया, तो अमेलगमेटेड कंपनी को ये राइट है कि बाकी बचे 2 साल वो अभी भी अपनी डिडक्शन क्लेम कर सकती है। ठीक है, होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, जो भी खर्चा उसने किया है लाइसेंस को पाने के लिए, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए, उसके लिए जो डिडक्शंस उनकी मिली थी वो अमेलगमेशन के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं क्लेम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जितने भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लगाए गए थे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पता है ना, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए जो होते हैं, और उसके लिए जो डिडक्शंस मिलते हैं, अगर अमेलगमेशन से पहले पूरी तरीके से क्लेम नहीं कर पाए थे तो अमेलगमेशन के बाद भी क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सपेंसेस ऑफ अमेलगमेशन। अमेलगमेशन में भी खर्चा होता है भाई, अकाउंटिंग का खर्चा होता है, बहुत सारा खर्चा होता है, तो वो जो जितना भी खर्चा है ना, उसके लिए 5 साल तक 20% डिडक्शन अलाउड है अमेलगमेटेड कंपनी को। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अगर VRS की वजह से जो भी खर्चा हो रहा है उसके लिए डिडक्शन मिलती है, अमेलगमेशन से पहले क्लेम नहीं हो पाई थी तो अमेलगमेशन के बाद भी क्लेम कर सकते हैं। एक्सपेंसेस ऑन प्रोस्पेक्टिंग ऑफ सर्टेन मिनरल्स, अगर किसी मिनरल को प्रोस्पेक्ट करने के लिए डिडक्शन मिल रही थी, अमेलगमेशन से पहले क्लेम नहीं हो पाई थी तो बाद में भी क्लेम की जा सकती है। सेम, अगर कोई फैमिली प्लानिंग के एक्सपेंसेस है जिसके लिए डिडक्शन मिल रहे हैं तो वो भी अमेलगमेशन के बाद कंटिन्यू की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, अगर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के एक्सट्रैक्शन के लिए हमें कोई डिडक्शन मिल रही थी तो अमेलगमेशन के बाद भी वो डिडक्शन ली जा सकती है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैड डेट। अगर अमेलगमेटेड कंपनी को डेटर्स मिले थे कुछ पेमेंट के तौर पर, बट अब वो डेटर्स बैड निकल गए, तो उन बैड डेट के लिए भी अमेलगमेटेड कंपनी को डिडक्शन मिल सकती है। मिल सकती क्या? मिलेगी। ठीक है, एग्जांपल दे देते हैं कि 1 लाख रुपए एक डेटर को, एक बंदे को देने थे कंपनी को, तो वो अमेलगमेटेड कंपनी को एज अ पेमेंट दे दिए गए, बट अब वो बंदा तो बैड निकल गया, उसने 1 लाख छोड़ो 1 रुपया भी नहीं दिया, तो उस 1 लाख रुपए का डिडक्शन अलाउड है कंपनी को। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन एसेट। अमेलगमेटिंग कंपनी जितनी भी एसेट ट्रांसफर करी है, अगर वो एक इंडियन कंपनी है अमेलगमेटेड कंपनी को, तो सारी की सारी एसेट जो है सेम प्राइस पे मानी जाएंगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे, कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं भरना होगा। नेक्स्ट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट, डेप्रिसिएशन अलाउड होगा अमेलगमेटेड कंपनी को। फिर आता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अंडरटेकिंग एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखो हमें पता ही है कि 80IB, 80IA, 80IC या 80IE के अंडर अगर किसी कंपनी को डिडक्शन मिल रहे हैं अमेलगमेट होने के बाद भी, वो अपने डिडक्शंस क्लेम कर सकती है। यहाँ पे एक एग्जांपल दे दो, जैसे कि अगर कोई कंपनी हमारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में खुली हुई है तो 80IA के अंडर उसको डिडक्शन मिलता है प्रॉफिट पे। इसके बारे में भी आगे वीडियोस आएंगी, तो कनेक्ट रहना। 13th पॉइंट हमारा आता है, व्हेन अ यूनिट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज ट्रांसफर्ड अंडर स्कीम ऑफ अमेलगमेशन, तो भी उसको जो है अनएक्सपायर्ड पीरियड तक के लिए डिडक्शन अलाउड होगा। लास्ट पॉइंट, अगर कोई कंपनी क्वालिफाई करती है कि हाँ वो अमेलगमेट हो रही है, तो उसको टोनेज स्कीम के लिए जो भी डिडक्शन मिल रहे हैं ना, वो अमेलगमेटेड कंपनी को भी मिलेंगे। अब आ जाते हैं हम शेयर होल्डर्स को क्या टैक्स एडवांटेजेस मिलते हैं। पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स ऑफ अमेलगमेटेड कंपनी, जब कोई अमेलगमेटेड कंपनियों के जो शेयर्स हैं, अगर वो इंडियन कंपनी है तो वो एसएससी की प्रॉपर्टी है वो, ठीक है,
देखो इसको थोड़ा शॉर्ट में मैं बता दूं, थोड़ा टेढ़ा पॉइंट है कि अमेलगमेटिंग कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होंगे ना, जब वो अमेलगमेटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे तो उनका जो टाइम पीरियड है ना, होल्डिंग पीरियड, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्जामिशन फ्रॉम टैक्स ऑन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स। शेयर होल्डर्स अमेलगमेटिंग कंपनी से जब अमेलगमेटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे तो कंपनी चेंज कर दी ना शेयर्स की, लेकिन ऐसे में उनको टैक्स कोई नहीं पे करना पड़ेगा, यहाँ पे उनको टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 72A एंड सेक्शन 72AA पढ़ेंगे, सो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। हेलो गाइज, आज